हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 के बारे में जाना था, उसी प्रकार हम आज के वीडियो में हम पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लौकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। तो पहले राज्यसभा से पहले 5 मिनट पहले थोड़ा संसद के बारे में जान लेते हैं। पार्लियामेंट, संसद, इसका वर्णन हमारे संविधान में कहा गया है? तो अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में हमारी संसद होगी। भारत आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की एक संघ में क्या होगी? संसद होगी। अर्थात जो कानून बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? संसद में बनते हैं। इस संसद के क्या होंगे? तीन अंग होते हैं। इन संसद के क्या होंगे? तीन ही अंग होंगे। दो सभा, दो हाउस हो गए, सदन। अब समझिए क्या है। संसद में क्या होंगे? तीन अंग होंगे, दो सदन होंगे। तीन अंग कौन कौन से? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये तो हो गए तीन अंग। अगर आपसे पूछ ले संसद में कितने सदन होते हैं, तो दो ही सदन है। सदन यानी हाउस। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दो कमरे होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये दो हो गए हाउस। और अंग पूछ ले तो अंग हो जाएंगे तीन। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट किस शब्द से बना है? तो फ्रेंच शब्द से बना हुआ है। ये पार्लियामेंट या संसद किस भाषा का है? पार्लियामेंट तो फ्रेंच भाषा का है। फ्रेंच भाषा का है। इसे विदेश में किन किन नामों से जानते हैं वो भी देख लेते हैं। इसे ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ब्रिटेन में कहा जाता है इसे पार्लियामेंट। यूएसए में कांग्रेस। यूएसए में इसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस। जापान में डायट। जापान में इसे संसद, पार्लियामेंट को कहा जाता है डायट। और अपने भारत में कहा जाता है इसे संसद। तो ये थे इस संसद के बारे में जो कुछ इसकी बातें थी। अब हम आते हैं हमारे इसके टॉपिक एक उठाते हैं हमारा राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले ये आर्टिकल हो गया 79। तो राज्यसभा का वर्णन हो जाएगा इससे आगे वाला आर्टिकल में 80 में। अब बात करते हैं हमारे राज्यसभा। स्टेट ऑफ काउंसिल, इसका वर्णन हमारे संविधान में कहा किया गया है? तो जस्ट उसके आगे अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 80 में। अब इसके बारे में जानते हैं, इसको क्या क्या नामों से जाना जाता है, इसके क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन, द्वितीय सदन कहा जाता है। और प्रथम सदन किसे कहेंगे? तो लोकसभा को। इसके आगे इसे प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन, अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जाता है? तो इसमें जो भी जो लोग बैठते हैं उसमें जनता द्वारा चुने हुए नहीं आते, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए आते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन, अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। और तीसरा इसका नाम हो जाएगा उच्च सदन। उच्च सदन, तो इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और निम्न सदन किसे कहेंगे? तो लोकसभा को कहेंगे। अब जानते हैं इसके आगे इसकी संरचना क्या होगी। ये हो गए इसके नाम। अब इसकी संरचना ये भी जान लेते हैं हम, इसको विश्व में किन किन नामों से जानते हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा की अगर बात करें विश्व के अंतर, तो इसे यूएसए में क्या कहा जाता है? सीनेट। क्या कहा जाता है? सीनेट। सीनेट। बात करें ब्रिटेन में, ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड यानी राजा, राजाओं का घर। राज्यसभा राजाओं का घर, तो मिलते जुलते हो जाएंगे। सीनेट कहा जाता है यूएसए में। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। संरचना,
इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो अधिकतम के ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, और एक है वर्तमान में कितने हैं। तो हम दोनों को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। संरचना में सबसे पहले इसके सदस्य जो अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं इसके अंतर्गत 250, कितने 250। अब उसमें से अब देखते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है इसके अंतर्गत। और पीछे कितने बन गए 238, 238 में भी ये आते हैं राज्यों से। ये हो गए मनोनीत, ये हो जाएंगे कौन मनोनीत 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान में महारत हासिल किए हुए होते हैं उन लोगों को क्या है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, ताकि उनका जो उन्हें जो ज्ञान है वह भी हमारे संसद में काम लिया सके, उनका ज्ञान हमारे काम में आ सके। तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये 238 आते हैं राज्यों से। अब राज्यों से भी 4 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, 4 यूनियन टेरिटरी से, बच गए कितने 234, 234 आते हैं राज्यों से। अगर इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूछ ले किन किन से, तो 3 तो आते हैं, 3 दिल्ली से और एक आता है पंडुचेरी से। तो ये हो गए अधिकतम सदस्य। अगर आएंगे तो 250 आएंगे, कहाँ कहाँ से आते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में कितने सदस्य है। वर्तमान में अगर बात करें कि सदस्य कितने हैं तो 245। अब वही आगे चलो 12 मनोनीत करेगा तो पीछे कितने बच गए 233। 233 में भी 4 आएंगे कहाँ से यूनियन टेरिटरी से, और 229 हो जाएंगे कहाँ से राज्यों से। 4 केंद्र शासित प्रदेश से, वही 3 दिल्ली और 1 पंडुचेरी, और 229 आते हैं कहाँ से राज्यों से। तो ये हो गई इसकी संरचना। अब बात करते हैं इसके आगे अवधि के बारे में, इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये हो गई इसकी संरचना। अब बात करते हैं इसका टाइम ऑफ पीरियड, इसका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना है इसका। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। अवधि, इसकी अवधि अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा की अवधि कितनी है, तो राज्यसभा एक क्या है स्थायी सदन है। अब ये कैसे है, अब हम वो देखते हैं। स्थायी सदन भी इसे कहा जाता है। अगर आप ये भी उसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसे स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों, अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, किसका सदस्यों का कार्यकाल, तो 6 वर्ष। कितना है 6 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं। सेवानिवृत्त अर्थात उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। अब देखो इसे स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य होते हैं वह इसके अंदर से हट जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ऐसे हमारे संविधान का फ्लो बनाया गया कि ये कभी भी क्या राज्यसभा खाली नहीं रहता। लोकसभा तो 5 साल में आती है, फिर 5 साल बाद भंग हो जाती है, हट जाती है, और पूरे नए सदस्य आते हैं। ये कभी भी खाली नहीं रहता, इसमें कोई ना कोई व्यक्ति रहते ही रहते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। तो अगर राज्यसभा का आपसे कार्यकाल पूछ ले तो राज्यसभा का स्थायी कार्यकाल है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, अनंत काल कह सकते हैं आप। अगर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ ले तो 6 वर्ष हो जाएगा इसका कार्यकाल। अब 2 वर्ष बाद कैसे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 6 वर्ष क्या मैटर है। मान लीजिए किसी का 2020 में क्या हुआ, 1/3 सदस्य गए, 1/3 सदस्य गए, फिर 2 वर्ष पश्चात यानी 2022 और 1/3 सदस्य गए 2024, फिर कितने गए 1/3 सदस्य गए। अब ये इनका 2 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी 24 में ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ये क्या 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात यानी रिटायर हो जाएंगे, यानी जब ये आए तब ये चले गए, ये आए तब ये चले गए, जैसे ये आए तब ये चले गए, ये आए तब ये चले गए, अब ये जाएंगे कब, तब ये चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक चलता रहता है। तो 6 काल इनका कार्यकाल चलता रहता है, 2 वर्ष बाद से रिटायर भी होते रहेंगे, और इनका कार्यकाल ऐसे चलता रहेगा 6 वर्ष का। अब बात करते हैं इससे आगे की। जैसे आपको अगर समझ नहीं आया हो तो ऐसे देखिए, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा कब, 2026 में। इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा कब, 28 में।
इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 30 में। तो 2 वर्ष पश्चात इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन इसकी कार्यकाल भी कितना 6 वर्ष का पूरा पूरा होता जाएगा। 26 में ये रिटायर हो गए तो इनका कार्यकाल कितना 6 वर्ष का हो गया। फिर 2 वर्ष पश्चात और एक तिहाई सदस्य रिटायर हुए, लेकिन इनका तो कार्यकाल कितना हो गया 6 वर्ष। फिर 24 में जो निर्वाचित हुए वो 30 में जाकर रिटायर होंगे, लेकिन इनके बाद जो आएंगे वो 2 वर्ष का कार्यकाल निर्वाचित हो गया। अर्थात कोई ना कोई सदस्य तो इसमें रहता ही रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्थायी सदन भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके योग्यता के बारे में। इसकी योग्यता क्या चाहिए, कुछ नहीं, भारत का नागरिक हो, वही सब जो बाकी सब में थी, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। एक और बात याद रखनी है, भारत का सदस्य हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितनी 30 वर्ष की, जो 30 वर्ष की आयु होती है वो पूर्ण कर चुका हो तो वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब त्याग पत्र की बात करते हैं, वो जो 250 सदस्य थे वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र देते हैं सभापति को। अब ये सभापति कौन होता है तो वो अभी हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं इनका निर्वाचन किस प्रक्रिया से होता है, तो सदस्य हो गए निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन की क्या प्रक्रिया रहती है राज्यसभा में लोगों के लिए, तो इनके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्यों, क्योंकि इसमें राज्यों की जो विधानसभा होती है वह इसमें भाग लेती है, इसमें जनता भाग नहीं लेती। और कौन सी प्रक्रिया अपनी जाती है, तो वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, तो वही प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली मतदान प्रणाली, खुली मतदान प्रणाली। अब इधर थोड़ा आपको क्या यूपीएससी के लेवल में कंफ्यूज कर सकता है कि अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, लेकिन उधर ही आपसे पूछ लेगा राज्यसभा के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो आप जल्दबाजी मार दोगे एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, लेकिन इधर खुली मतदान प्रणाली होती है। अर्थात जो भी विधायक एमएलए वोट देते हैं वह वोट दिखा के देते हैं, प्रेफरेंस या वरीयता के आधार पर वोट देते हैं। तो ये हो गई इनके चुनाव की प्रक्रिया। कौन भाग लेता है, तो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी विधायक होते हैं वे सब इसके अंदर भाग लेते हैं। और कहां कहां से कितने आते हैं तो ये समय समय पर निर्धारित किया जाता है। जैसे वर्तमान में अगर इनकी सदस्य संख्या पूछ ले कि कहां कहां से कितने आते हैं सदस्य संख्या, तो सर्वाधिक आते हैं कहां से, यूपी से, कितने 31। दूसरे नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र से कितने 19, और इसी के साथ राजस्थान की बात कर ले तो 10, राजस्थान से आते हैं कितने 10। तो ये हो जाएगी इनके सदस्य संख्या। इनके समय समय पर निर्धारित होता है, जनसंख्या के आधार पर इनकी सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है। बल्कि अमेरिका में उल्टा होता है, वहां पर कितने 50 स्टेट है, 50 राज्यों से मिलकर बना है अमेरिका। वहां पर प्रत्येक राज्य से 2-2 एमएलए यानी 2-2 राज्यसभा में सदस्य आते हैं। तो राज्यसभा में उधर टोटल सदस्य कितने हो गए 100, लेकिन हमारे क्या है अलग अलग है, सभी अलग अलग राज्यों से अलग अलग आते हैं, जनसंख्या के आधार पर आते हैं ये सब। अब बात करते हैं इसके आगे की। अब बात करते हैं हम सभापति और उपसभापति क्या होता है इसके, पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। पीठासीन अधिकारी के बारे में हम जानते हैं। पीठासीन अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो 2 होते हैं, एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। सभापति कौन होता है, सभापति अर्थात जो राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी उस कार्यवाही का संचालन करने वाला एक अध्यक्ष चाहिए, तो वो होता है सभापति। वह अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है, तो आमतौर पर उपराष्ट्रपति को अध्यक्ष बना दिया जाता है, उपराष्ट्रपति। तो अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का ऐसा कौन सा सदस्य है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। क्यों, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है।
फिर अगर इसे सभापति कहा जाता है। अगर सभापति नहीं है तो उसकी कार्यवाही का संचालन कौन करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता, तो वो होता है उपसभापति। सभापति यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक को उपसभापति बना देते हैं। इसका कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष। तो ये सभापति और उपसभापति में डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा, ये आपको इधर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनको हटाए कैसे, तो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए तो वही महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे राज्यसभा लाएगी, फिर राज्यसभा से लोकसभा में प्रस्तावित करेंगे और पारित होने के बाद इसे हटाया जा सकता है। और इसे हटाना है तो राज्यसभा अपने में से अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो इसे हटा दिया जाता है और दूसरा बना दिया जाता है। अब बात करते हैं इनके आगे। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम इनके राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था 1952 में। पहली बार अगर आपसे गठन पूछ ले कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ, तो 1952 में। अब पहली बार कोई सभापति भी बना होगा तो सभापति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले सभापति हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये कौन हो जाएंगे, ये पहले अध्यक्ष हो जाएंगे सभापति के। तो ये था हमारा राज्यसभा के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इसके विशेषाधिकार की बात कर ले, भाई इस राज्यसभा को बनाया इसके कुछ विशेषाधिकार है या नहीं है, तो वो भी जान लेते हैं हम कि इसके विशेषाधिकार क्या है। विशेषाधिकार की बात करें तो इसके आता है एक आर्टिकल 249, अर्थात जो जैसे कि आपको पता है हमारे भारत में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य, समवर्ती सूची पर दोनों। तो 249 आर्टिकल में कहा गया है कि जो राज्य सूची है उस पर भी कानून क्या है, केंद्र बना सकती है। कब, जब राज्यसभा अपने में से 2/3 बहुमत को कोई प्रस्ताव पारित कर दे, कि राज्यसभा अपने में से 2/3 बहुमत को अगर प्रस्ताव पारित कर दे कि ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, इसका कानून राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून संसद बनाएगी, तो बस कानून संसद बना सकती है। इसकी पहल कौन करेगा, तो राज्यसभा करेगा। और इसके विशेषाधिकार की बात करें तो 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर किसी ऑल इंडिया सर्विसेज नई ऑल इंडिया सर्विस को बनाना है तो उसकी भी पहल कौन करता है, तो राज्यसभा करती है। और अगर बात करते हैं आर्टिकल 67 सभापति को हटाने की प्रक्रिया, तो वह भी कौन लाता है, सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा लाएगी। लोकसभा लाएगी तो उसको पता ही नहीं, उसका कोई सदस्य ही नहीं है, तो ये किसका सदस्य है, राज्यसभा का। तो राज्यसभा इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाती है। इसकी भूमिका की बात करें, इसकी क्या भूमिका है, इसकी भूमिका क्या है, तो ये क्या क्या करती है, तो ये क्या करती है, सबसे पहले तो उसका परीक्षण करती है, किसी भी विधेयक का परीक्षण। अर्थात मान लीजिए लोकसभा ने जल्दबाजी में कोई विधेयक पारित कर दिया लेकिन उसमें कुछ कमियां है, तो उसकी जांच पांच पड़ताल करने के लिए भी कोई चाहिए, तो राज्यसभा वो काम करती है। किसी भी विधेयक को रोकती है, उसे लोकसभा में कोई सुझाव दे सकती है कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए, ये थोड़ा पारित गलत हुआ है, इसमें कुछ संशोधन या अपने विचार दे सकती है। और बात करें तो ये क्या है, विरोधी की भूमिका निभाती है। कौन, ये राज्यसभा हो जाएगी जो विरोधी दल की भूमिका भी निभाती है, अर्थात जो भी लोकसभा में कार्यवाही हुई उसको विधेयक पारित हुए उसको भी रोकने का काम करती है। और बात कर ले तो इसमें जो मुख्य लोगों की भूमिका आ जाती है, मुख्य लोगों की भूमिका से हम क्या है कानूनों को और अच्छे से बना सकते हैं। मुख्य लोगों की भूमिका अर्थात जैसे मैंने आपको बताया राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट से बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, उनका कला है, तो उन्होंने को क्या चुनाव लड़ने का उन्हें शौक नहीं है, तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर दिया राष्ट्रपति ने। तो अब उनके अंदर जो भी ज्ञान है तो हम किसी न किसी ज्ञान का उसको हम अपने काम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी भूमिका और ये हो जाएंगे इसके विशेषाधिकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।